और कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इंजीनियर चॉइस के इस सेशन में। तो आज मैं आदर्श आप सभी के सामने लेके आया हूँ केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके फर्स्ट सेम के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। और वैसे दोस्तों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं जो कि सेकेंड ईयर में है लेकिन उनका फर्स्ट ईयर में ईयर बैक लग चुका है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। एग्जाम का फॉर्मेट मैंने आपको पहले बता ही दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए कि फॉर्मेट क्या होता है आपके एग्जाम का। यही आपके एग्जाम का फॉर्मेट है जो कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं। 70 मार्क का एग्जाम आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लेता है और इसमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना है आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, जिनमें कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आपके लिए होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैक्सिमम आपके 1 लाइनर्स होते हैं। अब वो आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं पूछा जा रहा है। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग रिकैप कराते हुए चले ताकि आपका एग्जाम बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से जाए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहला क्वेश्चन को आप लोगों को मैंने बताया है कि स्किप करना होता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका उसमें 2 क्वेश्चन आपके हैं, दोनों पे शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, पहला आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा आपका हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसा कि मुझे याद है कि मैंने आपको इन दोनों पे लेक्चर्स अटेंड किए कराया था और दोनों को मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया था आपको। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ पता होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए हर एक लेक्चर में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो जरूर ही चर्चा की है। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। तो आइए एक बार फिर से रिकैप करते हैं इन दोनों चीज़ों की आखिर ये होता क्या है। ठीक है, चलो। पहला है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या समझ में आता है आपको? फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इसका कोई प्रोसेस होगा जिसमें कोई इफेक्ट होगा, उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? तो इमिशन जो होता है वो उत्सर्जन को बोलते हैं। उत्सर्जन जब इलेक्ट्रॉन्स का होता है, कब उत्सर्जन होता है? जब लाइट के प्रेजेंस में। जब लाइट का प्रेजेंस होता है तो ये किसी मटेरियल को जब हीट करता है तब इसमें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और तब जो चीज निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन्स। फोटोन्स मीन्स फोटो इफेक्ट में जो फोटोन्स होते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में निकलते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रोसेस से। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्या है? वेन लाइट साइंस ऑन ए मेटल, लाइट साइंस ऑन ए मेटल और हिट्स अ मेटल, दोनों बात एक ही है। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इन अ फिनोमिनन नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही मैंने आपको भी डिटेल में बताया था कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट हिट्स अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट, देन ए प्रोडक्ट कम्स विच नोन एज फोटोन्स। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि इजेक्ट किए जाते हैं उनको उत्सर्जन उनका किया जाता है, उसी फिनोमिनन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो ऑफन रेफर्ड टू एज फोटो इमिशन। अभी मैंने आपको क्या बताया? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंट ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो इमिशन, फोटोन्स। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, फोटो इमिशंस। एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चीज समझो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है। फोटो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और फोटोन्स क्या हुए? लाइट के प्रेजेंस में जो प्रोसेस होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इसमें एक आपका जो प्रोसेस में इमिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, जो कि इजेक्ट किया जाता है एक मेटल से जब मेटल को लाइट हिट करता है। तो क्लियर है? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा। दूसरा क्या है आपका? हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले मैं आपको इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। देखो, अब कोई चीज तो इस वर्ल्ड में सर्टेन है नहीं, फिक्स है नहीं कि यही चीज होना है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। इसको देखने के लिए अगर आप लेक्चर देख लो, मेरा सेकंड लेक्चर, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आपकी मर्जी, मैं फिर भी आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ कि ये क्या होता है। अब हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि देखो, कोई चीज वर्ल्ड में जो वो फिक्स है नहीं, अभी कुछ होना है वो टाइम पे डिपेंड करता है कि अचानक कुछ और हो जाए, सडन। उसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी और सडन। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये कहना था कि स्पेस जो वो न्यूक्लियस होता है उसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का जगह फिक्स नहीं है। ठीक है, बस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। अगर आपको बेहतर डिटेल में जानना है तो आप मेरा लेक्चर देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका हिसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट एग्जैक्टली बोथ द पोजीशन ऑफ द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि हिसेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था वह यह बताता है कि यह बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जानना और उसके पोजीशन को जानना। मैंने भी अभी ही आपको बताया कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का जो है पोजीशन जानना बिल्कुल ही अनसर्टेन है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि किसी भी कंपाउंड में ये चीज इम्पॉसिबल है कि आप उसका पोजीशन बताओ और उसका मोमेंटम बताओ। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। अब ये जो प्रिंसिपल है वेव ड्यूअलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो इसको अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हो। मैं आपको कुछ देर का वक्त देता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसी को कहते हैं जो कि आप इतना समझ जाओ सिंपली कि इस वर्ल्ड में कुछ भी फिक्स है नहीं, कभी भी इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट एग्जैक्टली बोथ द पोजीशन मोमेंटम एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। इसमें एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है कि द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द विच पार्टिकल, तो आप ये लिख सकते हो वेव पार्टिकल। ड्यूअल नेचर होता है वेव नेचर, और क्या होता है मैंने कल आपको बताया था, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताओ इस चीज को अगर आपने उस चीज को पढ़ा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे अपने, जो कि आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन रेसेमिक मिक्सचर एंड मेसो कंपाउंड्स। अब ये क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है। तो रेसेमिक मिक्सचर और मेसो कंपाउंड्स जो है ये दोनों एक मिक्सचर के आइसोमर्स में कुछ मिक्सचर होते हैं और कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उन्हीं का ये डिफरेंशिएट हमको करना है। तो ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। तो देखो इसमें होता क्या है। अब भाई रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है पहले ये समझे। एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनएंटियोमर इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर। पिछले पीवाईक्यू में मैंने आपको इनएंटियोमर के बारे में समझाया था, मुझे जितना याद है। तो वही यहाँ पे है कि एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनएंटियोमर इज रेसेमिक मिक्सचर। ठीक, अब दो इक्विमोलर मिक्सचर किसका, इनएंटियोमर्स का, दो इनएंटियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर को हम लोग रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू इनएंटियोमर्स, इसको हम लोग दो इनएंटियोमर में भी सेपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, आप समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, इसको हम लोग दो इनएंटियोमर में भी सेपरेट कर सकते हैं। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ टू इनएंटियोमर्स। ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और क्यों इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें जो इक्वल अमाउंट ऑफ टू इनएंटियोमर्स होते हैं जिनकी वजह से ये इनएक्टिव होता है, और इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग सो कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन। इसको हम लोग एक्सटर्नल कंपनसेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेसो कंपाउंड की तरफ। मेसो कंपाउंड क्या होता है ये देखते हैं। ये एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है, वो इनएंटियोमर था, ये ऑप्टिकल आइसोमर है। एंड ऑप्टिकल आइसोमर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इज कॉल्ड ए मेसो कंपाउंड। इनएक्टिव ये भी होता है और इनएक्टिव ये भी होता है। ठीक है, सेम है दोनों में कि दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है। अब इसमें क्या होता है आपका रेसेमिक मिक्सचर में होता है कि इनएक्टिव तो होता है, लेकिन किस वजह से, प्रेजेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ टू इनएंटियोमर। इसमें दो इनएंटियोमर जो है इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेजेंस होते हैं, इस वजह से ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ये मेसो कंपाउंड किस वजह से इनएक्टिव होता है ये भी देख लेते हैं। ये जो है एक प्योर कंपाउंड होता है। ठीक है, और इसलिए यह जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्लियर। चलो सेकंड रीजन क्या है इसका, एज इट इज अ प्योर कंपाउंड सो नो सेपरेशन इज पॉसिबल। इसमें क्या था, इसमें था आपका रेसेमिक मिक्सचर में कि इसको दो इनएंटियोमर में हम लोग सेपरेट कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है मेसो कंपाउंड में इसको हम लोग सेपरेशन इसमें पॉसिबल नहीं होता। तो एक डिफरेंस ये हो गया कि इट कैन, रेसेमिक मिक्सचर में आप लिख सकते हो कि इट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू इनएंटियोमर्स, और इसमें लिख सकते हो इट इज अ प्योर कंपाउंड सो देयर इज नो सेपरेशन पॉसिबल। ठीक, अब तीसरा पे आते हैं। तीसरा डिफरेंशिएशन क्या है इसका, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ टू इनएंटियोमर। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंस होते हैं दोनों इनएंटियोमर, इसलिए ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। और ये क्यों होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव, सो देखिए, क्योंकि इसमें जो है इट्स मॉलिक्यूल इज एचिरल। अब भाई आप पूछोगे एचिरल क्या होता है, तो एचिरल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इट्स इट्स मॉलिक्यूल हैज वन और मोर एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक। अब इसमें जो क्या होता है, इसमें सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब सो कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। इसमें क्या है, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है, इसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें एक्सटर्नल और इसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है। क्लियर। चलिए हम लोग अब इतना तक मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ कि इसमें जो है रेसेमिक मिक्सचर में क्या होता है कि दो इनएंटियोमर होते हैं, मिक्सचर उनका होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। और इसमें मेसो कंपाउंड क्या होता है, ये प्योर फॉर्म में होता है। रेसेमिक मिक्सचर को हम लोग टू इनएंटियोमर में इजिली सेपरेट कर सकते हैं, और मेसो कंपाउंड को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्योर फॉर्म में होता है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ इनएंटियोमर होते हैं, दो इनएंटियोमर। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये एचिरल होता है, ये सिमेट्रिक होता है, इसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है इसलिए। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हो गया। चलिए आपको बढ़ते लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका Cu पॉजिटिव इज कलरलेस बस Cu2 पॉजिटिव इज कलर्ड। वाई, एक क्वेश्चन जैसा कि मैंने शायद आपको कराया था कि Cu प्लस और Ag प्लस कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो डी ऑर्बिटल में होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उस हिसाब से होता है कि वो मतलब क्या बोलते हैं उसको ऑड में होता है, इसलिए उसको हम लोग कलरलेस वो कंपाउंड होते हैं। तो इसमें वही चीज दे रहा है कि Cu जो है वो कलरलेस होता है, लेकिन Cu2 जो है वो आपका कलर्ड क्यों होता है। ठीक है, यही चीज हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो आइए देखते हैं इसका क्या रीजन होता है।
Cu2 positive ion has a partially filled d orbital that splits into two energy levels। अब Cu2 जो है ये भी d orbital में होता है, लेकिन इसको जो है जब इसको स्प्लिट किया जाता है तो दो एनर्जी लेवल में ये बढ़ जाते हैं, लीडिंग अ कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर। और इस वजह से जब ये दो दो कंपाउंड में इजिली बढ़ जाता है तो ये एक ब्लू कलर का होता है, ब्लू लिटमस पे आता है, तो इसीलिए ये जो है आपका कलर्ड होता है। और इसमें ब्लू कलर निकल के आता है कब, जब ये जो है आपका दो एनर्जी लेवल में इसको स्प्लिट किया जाता है तब, ठीक। लेकिन जो Cu आयन जो है डी ऑर्बिटल में होता है और ये जो है कंप्लीटली स्प्लिटिंग को ये लीड नहीं कर पाता, उसमें स्प्लिट होता है तो इक्वल अमाउंट में स्प्लिट हो जाता है और ये जो है स्प्लिटिंग को लीड ही नहीं कर पाता, दैट्स व्हाई इट इज अ कलरलेस। अब इसको क्लियर समझो कि Cu जो है वो डी ऑर्बिटल में फिल तो कंप्लीटली होता है, लेकिन ये जो है स्प्लिटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, इसलिए ये कलरलेस होता है। Cu2 प्लस जो है Cu2 पॉजिटिव वो जो है ऑर्बिटल में होता है और ये दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर जाता है, इसलिए ये जो है कलर्ड होता है, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन बॉयलर फीड वाटर शुड बी अवॉइडेड व्हाई। अब इसमें है कि भाई देखो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेजेंस है वो बॉयलर फीड में अवॉइड होना चाहिए। क्यों अवॉइड होना चाहिए ये हम लोग जानते हैं क्योंकि इस वजह से जो है ये जो इसलिए अवॉइड होना चाहिए क्योंकि इसके वजह से कोरोजन आता है, कोरोजन मींस की रस्टिंग आता है, रस्टिंग मींस की जंग लग जाता है, इस वजह से इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि the presence of CO2 carbon dioxide in boiler feed water should be avoided because it can cause corrosion in the boiler system। इसके वजह से जो है जब CO2 को अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे तो ये जो है आपका कोरोजन को लीड करेगा, कोरोजन इसके वजह से आ सकता है, कोरोजन का मतलब है कि जंग आ सकता है, ठीक। when CO2 is dissolved in water it forms carbonic acid। जब CO2 को हम लोग पानी में घोलते हैं तो वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है जो कि रस्टिंग के लिए काफी ज्यादा क्या उसका ड्रॉबैक है कि वो रस्टिंग में कॉज करता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, दिस एसिड इज कोरोसिव। कोरोसिव मींस कि ये जंगधारी होता है, इसे जंग बहुत जल्दी लगता है एंड कैन डैमेज द मेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉयलर। और ये जो है मेटल कंपोनेंट को डैमेज कर सकता है, जो बॉयलर होता है उसका जो मेटल कंपोनेंट होगा उसको ये डैमेज कर सकता है, इसीलिए हमें CO2 को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से जो है लीकेज आ सकते हैं, कंपाउंड जो मेटल कंपाउंड उसमें कुछ अलग परेशानी भी आ सकती है। देखो तो इसका क्लियर बात यहाँ मुद्दा ये हुआ कि CO2 को हम लोग को इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये जो है आपका जब पानी में इसको डिजोल्व करते हैं तो ये जो है कोरोजन को लीड करता है, इसके वजह से जंग आने शुरू हो जाते हैं और इस वजह से जो मेटल कंपाउंड में लीकेज आने लगेंगे, अन्य तरह की परेशानियां आने लगेंगी, इसलिए हमें बॉयलर फीड में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को अवॉइड करना चाहिए। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, राइट। अब दोनों एसिटिक एसिड ही हैं लेकिन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों होता है ये हम लोगों को जानना है। तो देखो इसमें सिंपल सा बात है कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कंपोज किया होता है, ठीक। वही यहाँ पे दिया हुआ कि इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप Cl। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ग्रुप Cl में होते हैं विच ड्रॉ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स को कार्बोक्सिलिक एंड से अलग अलग जो इसको उसको ठेलते हैं, अलग उसको पुश करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को जो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रोसेस जो होता है इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं कहाँ, कार्बोक्सिलिक एंड से अलग पुश करते हैं मॉलिक्यूल के, और क्रिएटिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड डिक्रीजेस द चार्ज ऑफ द डेंसिटी on OH bond and allowing easily removal of the positively charged hydrogen ion H plus than acetic acid। इसमें क्या होता है कि ये जो है रिमूवल हाइड्रोजन आयन जो होता है पॉजिटिवली हाइड्रोजन आयन, सिंपली वे में आप ये समझो कि ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं पॉजिटिव उनका रिमूव करने में ये काफी इजी होता है और इस वजह से जो है एसिटिक एसिड में H प्लस आयंस को इतना इजी से हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। और इस जब नॉर्मल सी बात है कि अगर वो इजीली रिमूव कर रहा है इससे तो सिंपल सी बात है कि वो स्ट्रॉन्गर होगा ही और ये उससे वीक होगा ही, सिंपल है। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे ख्याल से ये आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो नहीं भी नोट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन करोगे तो मेरे ख्याल से आपका एग्जाम के लिए काफी ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्जाम बेहतर नहीं बेहतरीन जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट भी करो, अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।